हलवा था। मत कहिएगा कि घर जाके देखा ही नहीं कि 2-3 लाइनें क्या पढ़नी। ठीक है, तो ऑल डन। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पाकिस्तान में कंपनी लॉ के साथ क्या हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री है, कंपनीज एक्ट 2017 कैसे पैदा हुआ और उसमें सियासी मफादात की वजह से उसके साथ क्या क्या बेमानियाँ की गई, वो सारी बात समझ आई थी। तो अब हमें ये पता है कि 4 ऐसे लॉ हैं जिनको कलेक्टिवली हम कंपनी लॉ कहते हैं। कौन कौन से 4 लॉ? रिपील कंपनीज एक्ट, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड दिस एक्ट यानी कि 2017। अनलेस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज, अनलेस की जुमला कुछ और कहना चाह रहा है, यानी एंड पे इसलिए उन्होंने लिखा है कि भाई वो 3 तो होंगे ही होंगे हमेशा। पुराना कंपनीज एक्ट 2016 वाला, 1984 वाला, वो तो है ही है हमेशा कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ, और 2017 वाला भी काउंट होगा अनलेस के जुमला कुछ और कहना चाह रहा है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर जुमले की टोन से आपको लग रहा है पुराने कंपनी लॉ, तो भाई वही 3 होंगे, और अगर जुमला कहे कोई भी कंपनी लॉ तो 4 काउंट होंगे। तो कंपनी लॉ इन 4 को कहते हैं, और चौथा वाला कभी कंपनी लॉ में काउंट होता है कभी नहीं होता। तो जिस तरह से ऊपर हमने जुमला पढ़ा, कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और द कंपनी लॉ, अब ये जुमले की टोन से पता लग गया है कि वो दिस एक्ट को अलग कर रहा है और बाकियों को कंपनी लॉ कह रहा है। तो इसका मतलब है अब कंपनी लॉ के अंदर 3 शामिल होंगे, चौथा शामिल नहीं होगा। तो कंपनी उसे कहते हैं जो 2017 या उससे पीछे के किसी कानून में रजिस्टर हुई हो। कोई कंफ्यूजन गुज़िश्ता दिन की डिस्कशन को लेके? वो जो हमारे 2 बोरिंग डेज हैं उनमें से एक गुजर गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वाला भी है। उसमें ज़ाहिर डेफिनेशंस देखनी है तो वो थोड़ा सा ज़रा बोर रहेगा। तो कल से हमारी ज़िंदगी में दोबारा से रौनक ऐड हो जाएगी और हम फिर दोबारा से ज़रा अच्छी अच्छी सी बातें करना शुरू कर देंगे। तो कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? भाई कुछ कहना चाहते हैं? ये डेफिनेशन में दिस एक्ट की जगह कंपनी एक्ट का नाम नहीं लिखेंगे? जी लिख देते, लेकिन ये डेफिनेशन कौन से लॉ में लिखी हुई है? कंपनी एक्ट 2017। और वो अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए वो ये कह रहा है कि कंपनी उसे कहते हैं जो इस एक्ट में, जो खुद एक्ट है ना, एक्ट बोल रहा है, जो मेरे पास रजिस्टर हुई है वो कंपनी है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी मजबूरी आ जाती है। सिर्फ डेफिनेशन में मैं आपको ब्रेक लगवा दूंगा कि भाई डेफिनेशन में जो किताब ने लिखे हमने वैसे लिखना है, क्योंकि डेफिनेशन ओरिजिनल लॉ से सीधी सीधी एज इट इज़ आ रही होती है। हाँ, बाद वाली चीज़ें जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर हम अपनी इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, आसान इंग्लिश कर सकते हैं। तो सिर्फ डेफिनेशन में हम बाउंड होंगे कि अच्छी लगे या बुरी लगे, हम अल्फाज डेफिनेशन के यूज़ करेंगे। तो डेफिनेशंस को हमने क्रैम करना होगा। जब हम एंड तक पहुंच जाएंगे तो शायद एंड पे अगर सम अप करने की कोशिश करेंगे तो टोटल जिस साइज़ की किताब का पेज आपसे शेयर हुआ है 4 सफ़े में सारी डेफिनेशंस आ जाती हैं। टोटल पूरे कंपनी लॉ में जितनी भी डेफिनेशंस है, ये पहला चैप्टर है तो इसमें आपको डेफिनेशन थोड़ी सी ज़्यादा महसूस होंगी। हर चैप्टर में उस तरह से उतनी ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है। तो टोटल डेफिनेशन मिला के इतना बड़ा वर्कलोड नहीं है। वो टोटल 4 सफ़े हैं आउट ऑफ तकरीबन कोई 70 के करीब सफ़े है जिसमें डेफिनेशंस है। ठीक, लेकिन डेफिनेशन हूबहू और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। बाकी चीज़ें इसलिए आपको समझ नहीं आ रही कि अभी तो हमने पढ़ना ही नहीं शुरू किया। हम एक सफ़ा तो बहरहाल पढ़ के बैठे हुए हैं। उस एक सफ़े में जो भी लिखा हुआ था आप जिस मर्जी अल्फाज में लिख दें, आईक्यू को कोई मसला नहीं है। अगर वो आपसे सवाल पूछता है, बताएं कंपनी को किस तरह से डिफरेंशिएट करें बाकी बिजनेसेस से, या वो पूछते हैं बताओ ये ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप क्या होता है, या वो पूछें लिमिटेड लायबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो जो वहाँ लिखा हुआ है अगर आपको नहीं भी पसंद आया आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। और कुछ लोग सेफ खेलते हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने ये सोचना ही नहीं कि मुझे पसंद आया या नहीं आया, मैंने जो लिखा हुआ याद कर लेना है। तो कुछ लोग रटा मार के पेपर में लिख देते हैं, और कुछ कहते हैं कि मैं मुश्किल प्रोसेस से नहीं गुजरूंगा, मैं समझ लूँगा, मुझे चूँकि लिखना आता है तो मैं पेपर में खुद से लिख लूँगा। लेकिन पहली दफ़ा पेपर में ये तजर्बा नहीं करना, पता लगे आपको लगे कि मुझे लिखना आता है और पेपर में जाके पता लगे कि नहीं ये तो गलत लगा था। पेपर में जाने से पहले हमने 25 दफ़ा तो टेस्ट कर लेने,
तो आप इतने आवाज़ार हो चुके होंगे टेस्ट दे दे के कि आपको जो रट्टे वाले हैं उनका रट्टा पक्का हो गया होगा और जो खुद से लिखने वाले हैं उनकी लिखाई खूबसूरत हो गई होगी। कोई कन्फ्यूजन अभी तक कंपनी लॉ को लेके? बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसमें मैं थोड़ा सा जवाब दे के कहूँगा हम आगे पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए ना, फॉर एग्जांपल मैंने डायरेक्टर के बारे में अभी तक आपको ये बताया है कि हाँ भाई इनमें से 1-2 लोग सोचेंगे और वो काम करना शुरू कर देंगे। ये सिर्फ बेसिक लेवल है। जब डायरेक्टर के चैप्टर में जाएंगे तो मैं आपको 11 तरह के डायरेक्टर बताऊंगा कि कुछ नौकरी वाले होते हैं, कुछ इलेक्शन लड़के आते हैं, कुछ गवर्नमेंट वाले बिठा देते हैं, कुछ क्रेडिटर्स बिठा देते हैं, कुछ इन्वेस्टर कंपनी की तरफ से आ जाते हैं, कुछ कंपनी के शेयर होल्डर्स वो कर देते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। आपको तो डायरेक्टर्स के काफ़ी सारी तरह के रूट होंगे, तो इनमें से हर लफ्ज़ पे हमने पूरे चैप्टर पढ़ने हैं। तो अभी हमने सिर्फ बेसिक्स पढ़ी है, तो आपके जहन में भी बहुत सारे सवाल होंगे और वो सारे सवालों के जवाब एक एक करके हमें कंपनी लॉ देता चला जाएगा और इतनी चीज़ें बताएगा कि एंड पे आप कहेंगे सर मेरा सवाल ही कोई नहीं, बस ये बताएं मुझे इतना ज़्यादा बताया क्यों। तो कंपनी लॉ आप पे इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट कर देगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारी नॉलेज अपडेट हो रही होगी और हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली कमर्शियल दुनिया में हमारे काम आएगा। डन? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? ऑल क्लियर? इतनी जल्दी अगर मुझे आप पढ़ाने का सिग्नल दे देंगे तो मैं तो आतंक मचा दूंगा। साइन थीटा, टैन थीटा जैसी कोई चीज़ नहीं आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें साइन थीटा, टेन थीटा और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बहरहाल वो बड़े छोटे मसले थे। अभी पहली डेफिनेशन में आप लोगों को अजियत देने वाला। यहाँ में हमारी डिस्कशन ख़त्म हुई थी कल। अब स्पेसिफिकली हमने एक बड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। मैं बहुत आई कि आपको जिद की कि ये 1-2 डेफिनेशंस निकाल दें, ये इन बच्चों को बिल्कुल काम नहीं आनी है। हम आज अभी जो डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं पूरे सिलेबस में इसका जिक्र ही नहीं है। ये नहीं होता ना, आप एक डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर आगे वो इस्तेमाल होती है। इन्होंने आगे पूरे सिलेबस में उसका इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं है, लेकिन डेफिनेशन हमें अजियत देने के लिए उन्होंने ज़रूर डाली हुई है। और इसमें तो वो मैं बड़ी कोशिश थी कि सिलेबस में ना रहे ये, लेकिन ज़ालिमों ने सिलेबस से नहीं हटाई। तो ये उन चीज़ों की लिस्ट में नहीं है जो वो उनको माइनस करने की रिक्वेस्ट दी हुई है। ये अनफॉर्चुनेटली सिलेबस का हिस्सा है। ये डेफिनेशन है बॉडी कॉरपोरेट की, इसको हम कॉरपोरेशन भी बोलते हैं। लफ्ज़ कंपनी का कानूनी मतलब क्या है? लफ्ज़ कंपनी का वो जो फॉर्म हुई हो, रजिस्टर हुई हो इस वाले लॉ में या किसी कंपनी लॉ में, इस लॉ में या कंपनी लॉ में। तो जब भी मैं कहूँगा कंपनी ये करेगी तो आपको समझ आ जाएगा कि वो जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुआ वो ये करेगा। अब फर्ज करें टैक्स के लॉ ने आपको ये बताना हो कि सारी कंपनियां टैक्स देंगी, तो वो कह देंगे सारी कंपनियां टैक्स दें। वर्ड कंपनी सुनते साथ ही आप क्या समझेंगे? जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई है वो टैक्स दें। बैंकिंग कंपनी रजिस्टर होती है बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 में, वो कंपनी लॉ में रजिस्टर नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर होती है इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 में। मुदारबा कंपनी रजिस्टर होती है मुदारबा फ्लोटेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981 में। इतने सारे तरह के सेटअप हैं जो हैं कंपनी, दिखते कंपनी है, कंपनी जैसी हरकतें करते हैं, लेकिन चूंकि हमने कंपनी का लफ्ज़ मखसूस कर लिया किसके लिए? सिर्फ कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई कंपनी। तो जब हमारे लॉ ने ये बोलना होगा एनी टाइप ऑफ कंपनी, तो फिर वो कंपनी नहीं बोलेंगे, वो बड़ा वर्ड बोलेंगे। वो बड़ा वर्ड है बॉडी कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं इसे, बॉडी कॉर्पोरेट भी। इसमें 3 चीज़ें शामिल होंगी और 2 चीज़ें शामिल नहीं होंगी। इसमें क्या शामिल होगा? बॉडी कॉर्पोरेट बड़ा वर्ड है, कंपनी छोटा वर्ड था, तो इसका मतलब है बॉडी कॉर्पोरेट में सबसे पहले तो ये कंपनी आ जाएगी। 3 तरह की चीज़ों को हम मिला के बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। एक तो यही कंपनी जिसको हम कंपनी बोलते हैं, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। उसके अलावा वो कंपनी जो पाकिस्तान के किसी और स्टैचू, किसी और लॉ में रजिस्टर हुई हो, वो भी कंपनी बन जाएगी। अब वो बैंकिंग का लॉ हो, इंश्योरेंस का लॉ हो, जो मर्जी लॉ हो। तीसरा, जो मुल्क से बाहर की कंपनी है, गूगल, एप्पल, सैमसंग, ये सारी कंपनियां, ये भी पाकिस्तान में हम इनको कंपनी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। ये इसका दूसरा वर्ड होता है कॉर्पोरेशन, गूगल कॉर्पोरेशन। तो 3 चीज़ें इसमें शामिल होंगी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ। नंबर 2, कंपनी अंडर एनी अदर स्टैचू, एनी अदर लॉ जो पाकिस्तान में चल रहा है। और तीसरा,
कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, मुल्क से बाहर पैदा हुई हुई कंपनियां, वो भी इसमें शामिल होंगी। तो क्या ये तीन चीज़ें जो ऐड होनी है ये याद रहेंगी? बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। और गौर से देखें तो ये डेफिनेशन कंपनी की है, तो इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में एक तो कंपनी आ जाएगी कंपनी लॉ वाली, दूसरा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, तीसरा अब बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट, एक कंपनी किसी भी किस्म की कंपनी जिसको किसी भी किस्म की कंपनी कहा है इन द रेलेवेंट स्टैचू, स्टैचू कहते हैं लॉ को, तो रेलेवेंट लॉ ने जिसको कहा ये कंपनी, अब बैंकिंग का लॉ उसको कहता है ये एक बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस का लॉ अपने इंश्योरेंस को कहता है कि तुम इंश्योरेंस की पार्टनरशिप नहीं हो, तुम इंश्योरेंस की कंपनी हो। तो जब कोई रेलेवेंट लॉ किसी कंपनी जैसी चीज को कंपनी जैसी चीज कहेगा तो वो कंपनी जैसी चीज कहलाएगी। वाह, जब लॉ किसी कंपनी जैसी चीज को कंपनी जैसी चीज कहेगा तो वो कंपनी जैसी चीज कहलाएगी। कानून है ना, बेचारे डर जाते हैं। देखे ना यहाँ पे वो क्या होता है, साजिश और मुदाखलत, इन अल्फाज पे बहस होती है। पता नहीं अब आप लोग सियासी तौर पे कितना अरसे से चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। 2021 में एक बड़ा फड्डा पड़ा था कि साजिश हुई है या मुदाखलत हुई है। एक लफ्ज़ था जिसकी इंटरप्रिटेशन पे लोगों को था कि जी इसको मतलब इसको हम साजिश कहें तर्जुमे के तौर पे या मुदाखलत कहें। जी अमेरिका ने पाकिस्तान में मुदाखलत की है या साजिश की है, मतलब ये एक डिबेट चली थी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे। तो लॉ इस हद तक एहतियात करता है कि अल्फाज भी बड़े नपे तुले इस्तेमाल करें। तो बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट को जिसको उसका लॉ बॉडी कॉर्पोरेट कहता है। और मैंने कहा था बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं कंपनी जैसी चीज़ को। तो कंपनी जैसी चीज़ एक ऐसी कंपनी जैसी चीज़ है जिसको उसका लॉ कंपनी जैसी चीज़ कहता है। तो इसका मतलब है वो बॉडी कॉर्पोरेट जिसको उसके लॉ ने बॉडी कॉर्पोरेट कहा है उसको हमारा लॉ भी बॉडी कॉर्पोरेट कहेगा। और बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? कंपनी जैसी चीज़ या ऑल टाइप ऑफ कंपनीज। तो जिसके लॉ ने उसको कहा है कि तुम कंपनी हो, हम भी उसको बड़े एहतराम से कंपनी बोलेंगे, लेकिन कंपनी बोलते साथ ही हमारी ज़बान लर्ज जाएगी क्योंकि कंपनी तो हमने मुख्तस कर दिया। तब क्या बोले हम? बॉडी कॉर्पोरेट। इसीलिए बेचारे यहाँ लिखते हुए भी डर रहे हैं, कंपनी डिक्लेयर्ड एज कंपनी इन द रेलेवेंट स्टैचू। उन्हें का लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कंपनी का लफ्ज़ तो हमने कंपनी के लिए रखा हुआ है। तो ये लॉ के मसले हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि हमने तो रटा मार लेना है। वो अल्फाज यूं घूम रहे हों या सीधे आ रहे हों, हमने से ये डेफिनेशन है। किताब में अक्सर जब डेफिनेशन आएगी तो वो बॉक्स के अंदर आ जाएगी। तो जब कोई चीज़ बॉक्स के अंदर हो तो इसका मतलब वो डेफिनेशन है, उसको हूबहू याद करना होगा। तो बॉडी कॉर्पोरेट में तीन चीज़ें शामिल हो गई। अचानक से मैंने स्क्रीन गायब की और रैंडमली एक भाई से पूछा कि कौन सी तीन चीज़ें बॉडी कॉर्पोरेट में होती हैं जो कंपनी लॉ में रजिस्टर होती है। आज एग्जैक्ट डेफिनेशन ना भी याद हो, मफहूम याद हो, लेकिन अल्टीमेटली जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो, जो पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर हुई हो, जो किसी भी और लॉ ने कह दिया हो कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, हम उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट मान लेंगे। तो ये तीन तरह की चीज़ें हैं, कंपनी लॉ वाली, किसी और लॉ वाली और मुल्क से बाहर वाली। इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। तो जब मेरे कंपनी लॉ ने ऑल द टाइप ऑफ कंपनीज बोलना होगा तो ये क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। और जब खाली कंपनी बोलना होगा तो ये कंपनी बोलेंगे। हैविंग सेड दिस, बॉडी कॉर्पोरेट का इतना ही कॉन्सेप्ट था। ऐसा नहीं है कि आगे कई चैप्टर्स में कई जगह बार बार कंपनियों के रूल्स अलग आ रहे हो और बॉडी कॉर्पोरेट के रूल्स अलग आ रहे हो। वो पोर्शन जहाँ बॉडी कॉर्पोरेट के अलग से रूल्स हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो मेरा नज़रियाती खिलाफ जो ICAP से है कि भाई जब सिलेबस में है ही नहीं, जब इसका आगे जिक्र ही कहीं नहीं है, तो डेफिनेशन में डाल के क्यों परेशान होते हैं। उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों को ICAP के बारे में कैसे पता लगेगा। असल में इस जुमले के दो मतलब है। एक मतलब ये कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि एक ICAP है जो तंग करता रहता है। हालांकि वो कुछ और कहना चाह रहे थे। ICAP भी बॉडी कॉर्पोरेट है। अब चूंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो अपना तकद्दुस, इज्जत और एहतराम बरकरार रखने के लिए कहीं तो कोई डिफाइन हो, किसी को तो पता लगे कि ICAP क्या भला है। तो ICAP एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कंपनी जैसी चीज़ है।
कंपनी नहीं है, कंपनी जैसी चीज़ है। तो इसलिए इस बात के बाद कि जी एक डेफिनेशन तो ऐसी हो जिसमें आप डेफिनेशन के एंड पे बच्चों को बताएं कि प्यारे बच्चों, उसकी प्यारी सी एग्जांपल दूं मैं कि आई कैप एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आई कैप देखने में कंपनी की तरह से है, उसके इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें लोग हैं, डिसीजन मेकिंग हो रही है, कुछ लोग उसका निज़ाम चला रहे हैं, उसकी इंतज़ामिया है, उसका एक सिस्टम है, उसके डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, लोग नौकरियां कर रहे हैं वहाँ पे। अब आई कैप को हम पार्टनरशिप भी नहीं बोल सकते, सोल ट्रेडर भी नहीं बोल सकते। तो आई कैप एक यूनिक किस्म की कंपनी जैसी चीज़ है, कंपनी भी नहीं है, कंपनी जैसी चीज़ है। तो बॉडी कॉर्पोरेट एनीथिंग जो कि या कंपनी है या कंपनी जैसी है। तो आई कैप भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि आई कैप का अपना स्टैचू अपने आप को कहता है कि ये कॉर्पोरेट है, ये एक इदारा है। तो ये तीन चीज़ें क्या शामिल होंगी, ये पता लग गया। दो चीज़ें इसमें काउंट नहीं करनी। एक तो बहुत आसान है, इसहाक डार भाई ने अपने लिए एक जुमला डाला, जिस बॉडी को मिनिस्टर फाइनेंस कह देगा कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अपने आप को एम्पावर करने के लिए एक जुमला डाला और उसके बाद खुद भी सीन पे ज़्यादा देर तक नहीं रहा। लेकिन एक जुमला ये था कि अगर हमारा जो रेलेवेंट मिनिस्टर है, रेलेवेंट मिनिस्टर से मुराद है कंपनी लॉ को डील करने वाला मिनिस्टर, कंपनी लॉ आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, यानी उस वक्त मिनिस्टर फाइनेंस इसहाक डार। तो जिसको रेलेवेंट मिनिस्टर कह देगा कि ये इदारा बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो हमारी क्या मजाल कि हम कहें ये बॉडी कॉर्पोरेट है। अब बैंक हमेशा से बॉडी कॉर्पोरेट कहलाते हैं, लेकिन अगर कभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि कल से बैंक को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहा जाएगा, तो नहीं कहेंगे। ये लिखते ना लिखते जाहिर है जो हमें मना कर देंगे तो हमने तो नहीं की माननी है। तो दो चीज़ें बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं है, एक वो जिसके बारे में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करता है, और गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। गवर्नमेंट में कौन, रेलेवेंट मिनिस्टर की तरफ से अगर नोटिफिकेशन आ जाए कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। दूसरा, एक और इदारा है जो बॉडी कॉर्पोरेट की तरह दिखता है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा काउंट हो, बॉडी कॉर्पोरेट काउंट ना हो। हाउसिंग सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इमदाद बाहमी वाले इदारे। इसमें क्या होता है, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में मिलजुल के कंट्रीब्यूट करते हैं और सब एक दूसरे का फायदा करते हैं। भाई कंपनी में क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग अपने पैसे एक जगह इकट्ठे करते थे, उससे बिजनेस होता था, उससे उन्हीं सब लोगों को फायदा होता था, उनके फंड्स बढ़ जाते थे। तो हाउसिंग सोसाइटी क्या करती है, 1000 घर हैं, हर घर से 1000 रुपया लिया कि जी हम हर महीने आपके इस सोसाइटी को मेंटेन करेंगे। जब 1000 घरों से 1000 रुपये लेंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे, 10 लाख। 10 लाख हर महीने जब उनके पास आ गए तो 5 सिक्योरिटी गार्ड रख लिए 30-30, 35-35 हज़ार रुपये में, 2 माली रख लिए जिन्होंने उसके पार्क्स वगैरह और उनकी सारी मेंटेनेंस करनी है, कुछ और लोग नज़्मो ज़ब्त के लिए रख लिए, कुछ छोटी सी इंतज़ामिया रख ली, कोई थोड़ा सा टेक केयर करने के लिए, गवर्नमेंट से डील करने के लिए बंदे रख लिए। तो शायद 10 लाख में से महीने में 7 लाख लगा दिए। कोई एक इवेंट हॉल बना लिया, उसकी महीने की बिजली का बिल उसी पैसों में से दे दिया। और फिर ये क्या करती है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उसी इलाके में इलेक्शन कराती है और वहीं लोगों में से कुछ लोग सिलेक्ट होकर आते हैं और उस हाउसिंग सोसाइटी को रन कर रहे होते हैं। तो तकरीबन सारी हरकतें वैसी हो रही होती हैं जैसे कंपनी में होती हैं। लेकिन जब भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, और भाई ने क्या बोला, नहीं कहना उसे बॉडी कॉर्पोरेट, तो हमारी मजाल। जो कानून ने में कहा यस, हमने कहा ओके, जिस पे कानून ने रोक दिया ओके। सीलो और बीलो में ना बड़ा डिफरेंस है। सीलो हम पढ़ रहे होंगे ना तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, मैं कहूँगा इसलिए कि उन्होंने ऐसा लिख दिया है। जब बी लॉ या मर्केंटाइल लॉ की तरफ जाएंगे आप कहेंगे ऐसा क्यों है, तो मैं उसकी एक लॉजिक देने की कोशिश करूंगा, उसमें कोई सेंस होगी। तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून होगा 1872 का, और जो कंपनी लॉ होगा मैं कहूँगा जी इन्होंने ऐसा कह दिया है। ऑल्दो मैं उसकी लॉजिक बहरहाल दे दूंगा, लेकिन आपने उस लॉजिक को साइड पे रख देना बाद में और सोच लेना जो है जैसा है। तो अब डेफिनेशन को पूरा पढ़ते हैं। इंक्लूड्स 3 तरह की चीज़ें और डज नॉट इंक्लूड 2 तरह की चीज़ें। एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किसी ऐसे लॉ में जो कि इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी को डील करते हैं, अगर वो उधर चली गई है तो हम उसे काउंट
नहीं करेंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लॉ में कोऑपरेटिव होता है इमदाद बाहमी, इसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने हाउसिंग सोसाइटी दी है। इसी तरह से जो कमेटी होती है, ये भी एक छोटी सी सोसाइटी होती है, चंद लोगों ने मिलजुल के पैसे जोड़ के एक दूसरे का फ़ायदा कर रहे होते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉ में रजिस्टर हुई है, वो यहाँ पे काउंट नहीं होगी। दूसरा, any other entity not being a company as defined in this act or any other law for the time being, कोई भी और entity, कोई भी और बिजनेस जो कि कंपनी ना हो इस लॉ या किसी और लॉ के मुताबिक, which the concerned minister of federal government, जिसको वफाकी हुकूमत के relevant minister ने may by notification specify in this behalf, नोटिफिकेशन जारी करके कह दिया इस बारे में कि ये नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो हम भी मान जाएंगे। तो 3 चीज़ें इसमें शामिल हैं और 2 चीज़ें शामिल नहीं हैं। 3 जो शामिल हैं वो पाकिस्तान की कमती लॉ वाली कंपनियाँ, पाकिस्तान की किसी और लॉ वाली कंपनियाँ, पाकिस्तान से बाहर की कंपनियाँ। 2 जो नहीं काउंट होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने लॉ में रजिस्टर हुई हो और जिसको रेलेवेंट मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे और वो कंपनी ना हो, यानी अगर वो पहला कंपनी है तो कंपनी को वो नहीं कहेंगे, लेकिन अदर देन कंपनी अगर किसी को वो कह दें कि ये नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट, तो हमने भी उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं काउंट करना। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड डिस्कशन थी। क्या ये बात समझ आई? शायद अभी तक आपकी अकीदत ज़्यादा ना रही हो इस टॉपिक को लेके, लेकिन इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा दफ़ा यही डेफिनेशन आई है। जब उनके पास थोड़े से नंबर बच जाते हैं, पेपर खत्म हो रहा होता है, चैप्टर 1 से कुछ नहीं पूछा होता, कहते हैं यार अरे 1 को तो टच ही नहीं किया, तो अचानक से एकदम से याददाश्त वापस आ जाती है, यार इधर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन होगी, कहीं आईकेएफ के बारे में पता होना चाहिए इन्हें। तो ये डेफिनेशन उनकी बड़ी हॉट फेवरेट डेफिनेशन है। इस चैप्टर में जितनी भी डेफिनेशन है उनमें से सबसे ज़्यादा जो आईकेएफ को पसंद है वो ये है। आप अगर पेपर से पिछली रात मुझे ईमेल करें कि सर मेरे पास अब सिर्फ 10 मिनट हैं, तैयारी सारी हो गई है, लेकिन चैप्टर 1 ना गलती से स्किप हो गया, ज़ाहिर ये गलती होगी ना, अब टाइम बड़ा कम है, कोई ऐसी चीज़ बता दें जो बस 5-6 मिनट में मैं कर लूँ, मैं कहूँगा बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, क्योंकि हर तीसरी चौथी अटैम्प्ट में देयर आर चांस के इसकी डेफिनेशन पूछी जाए। अब ये नहीं पूछना सर इस वक्त वो तीसरी चौथी अटैम्प्ट तो नहीं आई हुई, ये हर तीसरी चौथी का मतलब होता है औसतन 3-4 अटैम्प्ट में 1 दफ़ा, तो हो सकता है 2 दफ़ा लगातार आ जाए, हो सकता है 7 दफ़ा भी ना आए और फिर 3 दफ़ा लगातार आ जाए। तो ये डेफिनेशन आईकेएफ को बहुत पसंद है। 3 चीज़ें ऐड होंगी, 2 चीज़ें ऐड नहीं होंगी। क्या इतनी बात ज़बानी क्लियर है? लेकिन जब आप इसे लिखेंगे तो कोशिश करना है कि इसको लिखते हुए इसको स्लीस इंग्लिश में करने की कोशिश नहीं करनी, इसको आपने जैसी इंग्लिश है वैसे ही लिखना है। अब जब आपको बॉडी कॉर्पोरेट समझ आ रही होती है तो आईकेएफ ने लगे हाथों आपको एक और कंपनी भी समझाती, फॉरेन कंपनी। पता ये हमें क्यों समझा रहे हैं? पता नहीं, बस डाल दिए। इस पे तो मैं अभी भी लड़ रहा हूँ, पीछे वाली तो मुझे पता है कि उनकी बहुत मोहब्बत है उससे, इस पे अभी भी लड़ रहा हूँ कि ये क्यों डाल रहे हैं। इस फॉरेन कंपनी के बारे में हमारे पूरे सिलेबस में दोबारा जिक्र नहीं है कहीं, लेकिन भाई ने कहा याद करने का तो याद करने का। तो वो सीलों में ना अक्सर ऐसा होगा कि एक कानून में आपको बताऊंगा तो एक भाई कहेंगे सर ये तो नाइंसाफ़ी नहीं है, सर ये तो शेयर होल्डर के साथ जुल्म नहीं हो रहा। मैं कहूँगा जी अगर कंपनी ऐसे करेगी तो इतना जुर्माना होगा। आप कहेंगे सर अगर कंपनी का कसूर ना भी हो, तो मैं कहूँगा गलती हो गई ना, फिर भी जुर्माना होगा। तो आप कहेंगे सर कंपनी का क्या कसूर, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर एक साइकिल वाला एक प्राडो वाले से टकरा जाए और कसूर साइकिल वाले का हो, तो मार किसको पड़ेगी? साइकिल वाले को। अगर कसूर प्राडो वाले का हो तो भी मार किसको पड़ेगी? साइकिल वाले को। तो प्रॉब्लम ये है कि हम साइकिल वाले हैं और ये प्राडो है, तो लॉ से टकरा के अपने आप को ही जो है ना वो मार पड़वानी है। जो कह रहे हैं जैसे कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे। अब ये फॉरेन कंपनी क्या होती है? सबसे पहले तो कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो मुल्क से बाहर रजिस्टर हुई हो, विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइजॉन ऑफिस इन पाकिस्तान, जिसका पाकिस्तान में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो, या इसको लाइजॉन भी बोलते हैं, लाइजॉन भी बोलते हैं। लाइजॉन का मतलब है कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन, जिसका कोई कोऑर्डिनेशन कोई राब्ता ऑफिस पाकिस्तान में हो, वेदर बाय इटसेल्फ या खुद उन्होंने बनाया हो और थ्रू एन एजेंट, चाहे फिजिकली हो
चाहे इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि पहले तो आउटसाइड पाकिस्तान रजिस्टर हुई हो, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट हो, फिर इजाफी निशानी क्या है उसका, पाकिस्तान में प्लेस ऑफ बिजनेस हो या कम्युनिकेशन ऑफिस हो, चाहे खुद बनाए, चाहे एजेंट के थ्रू बनाए, चाहे फिजिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर मैं आपसे बात करूं सैमसंग की, तो सैमसंग पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन सैमसंग के पाकिस्तान में बहुत सारे कोऑर्डिनेशन ऑफिसेज हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं। तो पाकिस्तान में सैमसंग को हम फॉरेन कंपनी कहेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट तो है ही, अब बॉडी कॉर्पोरेट की कौन सी किस्म है, फॉरेन कंपनी। लेकिन अगर मैं कहूँ एटलस फर्नीचर एंड एसेसरीज लिमिटेड, जो कि शायद नामीबिया में है और शायद पाकिस्तान से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट तो है, फॉरेन कंपनी नहीं है। तो इसका मतलब है फॉरेन कंपनी वो वाली बाहर की कंपनी है जो किसी तरीके से पाकिस्तान से कनेक्ट कर रही है। अब देखिए ना, जब पाकिस्तान में लोगों से टैक्स लेना है गवर्नमेंट ने, वो कहेगी कंपनियां टैक्स दें, तो टेक्निकली जब बाहर की कंपनी पाकिस्तान में काम धंधा कर रही होगी तो फिर उसे भी पकड़ेंगे। तो बाहर की वो कंपनी जो पाकिस्तान में किसी भी तरीके से काम धंधा कर रही है उसको लॉ क्या कह रहा है, फॉरेन कंपनी। वो कंपनी जो पहली शर्त बाहर रजिस्टर हुई है, फिर जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस या लाइजन ऑफिस है पाकिस्तान में, चाहे खुद है, चाहे एजेंट के थ्रू, चाहे फिजिकल है। फिर उसके बाद ही आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बताने चाह रहे थे, या ऐसी कंपनी जो कंडक्ट करती है एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी, जो या ऐसे करती हो या वैसे करती हो, जो जब फारिग टाइम मिलेगा तो बता देंगे। अब ये कुछ याद आ रहा है जो कल की बात हुई थी, एज मे बी स्पेसिफाइड। तो जगह जगह उन्होंने सोचा कल को हमने फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन बदलनी पड़े, तो अगर हम गवर्नमेंट के पीछे पड़ते रहे तो वो तो 2-2.5 साल लगा देंगे। तो उन्हें लिख दिया या तो ये या वो जो हम बता देंगे। अब SCCP कभी भी नोटिफिकेशन जारी करके 4-5 शर्तें बता दे तो वो इसमें ऐड हो जाएंगी। लेकिन लकीली कैफ लेवल पे जब SCCP इजाफी बताता है, हमारे सिलेबस में नहीं होता, हमारे सिलेबस में सिर्फ लॉ में लिखा हुआ ये जुमला होता है। CFAB लेवल पे IKF जज्बाती होकर वो रेगुलेशंस भी सिलेबस में डाल देता है। तो कैफ लेवल पे अच्छी बात है कि जहाँ एज मे बी स्पेसिफाइड नजर आए, आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि आपको कम याद करना पड़ेगा। तो फॉरेन कंपनी वो मुल्क से बाहर रजिस्टर कंपनी है जो पाकिस्तान में या इस तरीके से काम कर रही हो या एनी अदर जो बता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कल को कोई फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक के अलावा तीसरा तरीका आ गया तो क्या करेंगे, बड़ा कुछ हो सकता है। अब हो सकता है कि जो बिटकॉइन का जो सिस्टम है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक काउंट ही ना करते हो, कल को कोई और जो है वो क्लाउड टेक्नोलॉजी की ऐसी चीज़ हो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से हटके हो। तो इसलिए उन्होंने अपने पास रखा है कि जो जिद्दत आएगी हम उस वक्त लॉ बदल देंगे। तो फॉरेन कंपनी कैसी कंपनी है, क्या करती है ये, जो पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर हो। सबसे पहली शर्त रजिस्टर हो, इनकॉर्पोरेट हो। ऐसे नहीं है कि बस वहां पे भी रजिस्टर ना हो, वहां की रजिस्टर्ड कंपनी जो क्या करती हो, पाकिस्तान में रजिस्टर ना हो लेकिन काम करती हो। पाकिस्तान में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो, खुद हो या एजेंट के थ्रू हो, प्लेस ऑफ बिजनेस हो या आपका कोई लाइजन ऑफिस हो, आप फिजिकल मौजूद हो या इलेक्ट्रॉनिक मौजूद हो। तो अगर अमेज़न से पाकिस्तान में लोग चीज़ें मंगवा रहे हैं तो यस वो भी एक फॉरेन कंपनी है। तो अगर अली एक्सप्रेस से हम ऑर्डर करके पाकिस्तान में चीज़ें मंगवा रहे हैं तो वो भी एक फॉरेन कंपनी है। वो भी पाकिस्तान को टैक्स देते हैं। अब अगेन क्या वो पाकिस्तान को टैक्स देते हैं? टैक्स के लॉ में आप फिर जाके देखेंगे कि टैक्स पेयर्स दो तरह के होते हैं, एक रेजिडेंट होता है, एक नॉन रेजिडेंट होता है। फिर नॉन रेजिडेंट के अंदर वो फर्दर कैटेगरी बताएंगे कि कंपनी होगी तो क्या होगा, फलाना होगा तो क्या होगा। तो यस पाकिस्तान का लॉ अगर पाकिस्तान के बाहर से कोई उठ के पाकिस्तान में से कमाई करेगा तो हम उसे कहते हैं कि ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है उस नॉन रेजिडेंट की, तो फिर हम उसके ऊपर टैक्स के डिफरेंट तरीके से रूल्स अप्लाई करते हैं। तो ये छोड़ते नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, हम अंग्रेज़ों को भी टैक्स चार्ज करते हैं और ऊपर से वो दे भी देते हैं, वो अच्छे लोग हैं। और पाकिस्तानियों को जब टैक्स चार्ज करते हैं
तो खैर आप टैक्स की क्लास में ज़रा ज़्यादा इसके ऊपर बेहतर समझ रहे होंगे कि टैक्स की क्या कहानियाँ होती हैं। तो क्या हमें फॉरेन कंपनी समझ आ गई, हमें बॉडी कॉर्पोरेट समझ आ गई, हमने दो डेफिनेशन देख ली, एक दरमियानी डेफिनेशन और एक छोटी सी डेफिनेशन। अब कहानी को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। सर इस जी जी पीछे जाएगी, लास्ट स्टेप है बॉडी कॉर्पोरेट में। जी जी या मिनिस्ट्री वाला लिखा होगा, जी जी बिल्कुल। इसको दोबारा explain। ये जुमला क्या कहना चाह रहा है? एनी अदर एंटिटी, कोई भी और सेटअप, नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, कोई भी और सेटअप जो कि कंपनी ना हो, इस लॉ या किसी भी लॉ के मुताबिक जो कंपनी ना हो, यानी जो कंपनी है उसको हम बात नहीं कर रहे, वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही है। जो कंपनी से हट के कोई सेटअप हो, अब कंपनी से हट के सेटअप बॉडी आउटसाइड पाकिस्तान वाले, तो कोई भी ऐसा सेटअप जो कंपनी नहीं है, यहां तक बात समझ आ गई, विच जिसको कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत का जो रेलेवेंट मिनिस्टर है, में चाहे तो बाय नोटिफिकेशन एक नोटिस जारी करके स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, और स्पेसिफाई कर दे इस बारे में, यानी कि हम नहीं शामिल करेंगे उसको जिसके बारे में ऐसा कह देगा फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर। तो सर अभी आपने पहले एग्जांपल ये कि अगर सपोज बैंक है तो उसको अगर हमारा फेडरल मिनिस्टर नोटिफिकेशन जारी करता है, ठीक है, नहीं रही कंपनी, जबकि वो तो एक रजिस्टर्ड है इदारा। बिल्कुल, वो रजिस्टर्ड अदारा है और वो उसको बैंकिंग कंपनी वाले तो बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं, लेकिन अगर मिनिस्टर ने कह दिया कि नहीं है तो फिर नहीं है। तो जबकि वो तो रजिस्टर है ना मामला। बिल्कुल रजिस्टर है। किस में? लॉ में। लॉ किन के अंडर आता है? तो ऐसे तो सर फिर वो जो अब सपोज मिनिस्टर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जी जी बिल्कुल, तो वो तो सर इस तरह से फायदा उठा के जो अपनी ऑपोजिशन है उसके सारे बिजनेस तबाह करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कानून आधे बनते इसलिए हैं, कानून ज़्यादातर बनते ही जाती मफाद के लिए हैं। कौन से मुल्क में बैठे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इस तरह से हो जाएगा, मिनिस्टर को पावर देंगे तो वो तो उड़ा के रख देगा। इसी तरह की पावर्स टैक्स के ऑफिसर्स के पास होती है, और फिर जब हुकूमतें चेंज होती हैं तो फिर इंतकाम शुरू हो जाते हैं। आप ये देखें, जो हुकूमत में नहीं होता वो जेल में होता है, ठीक है, और जितना मर्जी अच्छा बंदा हो, जितना मर्जी बुरा बंदा हो, एक जैसा सलूक होता है। जो हुकूमत छोड़ता है वो जेल में पहुंचा हुआ होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि सारे ही बुरे लोग होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि सारे अच्छे लोग होंगे। तो होता ये है कि लोग लॉ का फ़ायदा उठा के सियासी इंतकाम लेते हैं अपने दुश्मनों से। तो बहुत सारे लॉ में बहुत सारे जुमले इसीलिए ख़ास तौर पर डले हुए होते हैं कि इसका कोई फ़ायदा उठाया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली अक्सर लॉ आवाम के बेहतरी के लिए नहीं होते। टैक्स के अंदर ना एक एग्जम्पशन है कि जी एक ख़ास कंपनी को 5 साल की एग्जम्पशन मिलेगी, 5 साल तक उसने टैक्स नहीं देना। कौन सी? जो 1 जुलाई 2015 से 2016 के दरमियान इस तरह के इलाके में यूं करके रजिस्टर हो गए, और ये कानून आया 2017-18 में। कोई बैक डेट पे जाके उस वक्त रजिस्टर तो हो नहीं सकता। तो कानून ये है कि अगर कोई उस वक्त इस तरह की कंपनी रजिस्टर हुई होगी तो 5 साल तक वो टैक्स नहीं देगी, और कानून पे ठप्पा लग गया, साइन शाइन हो गए। तो अक्सर कानून अपने किसी यार दोस्त को बेनिफिट देने के लिए किए जाते हैं। तो बहुत सारी जगह नून लीग, पीटीआई, इसमें ये अपने दोस्तों को बेनिफिट देने के लिए, जब शुगर के अंदर जो है वो पीटीआई वालों का बड़ा गहरा दोस्त था, उन्होंने जनाब शुगर के अंदर प्राइस कंट्रोल के लॉ को सिर्फ 2-3 महीने के लिए आगे पीछे किया। सिर्फ 700 अरब का फ़ायदा हुआ था। जब हाईलाइट हुआ, बंदा पकड़ा गया और उसने अपना हिस्सा सही से नहीं दिया, तो पार्टी ने ला ताल्लुकी का इज़हार कर दिया कि ये तो चोर है, ये तो 2 नंबर आदमी है। सेम गोज़ विद नून लीग वालों ने भी, उन्होंने एक दफ़ा वहाँ के एक बंदे ने गाड़ियाँ इंपोर्ट करनी थी, तो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि नहीं, अब वो जो इंपोर्ट हुई हुई गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर हम टैक्स ख़त्म करने लगे हैं। ख़त्म हो गया, आज से ख़त्म हो गया। उसने गाड़ी इंपोर्ट कर ली, क्लैरिफिकेशन आ गई, नहीं जी ये इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, हम टैक्स दोबारा लागू कर रहे हैं। वो भाई साहब का माल पूरा क्लियर करवा दिया, और ये खबर सुन के कि टैक्स ख़त्म हो गया, बहुत सारे लोगों ने अपने इंपोर्ट ऑर्डर दे दिए थे। जब उनकी गाड़ियाँ आई तब तक कानून दोबारा से आ चुका था कि नहीं, आपको तो टैक्स देना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली चाहे हमारे पसंदीदा लोग भी हों, ये लॉ को बहुत मिसयूज़ करते हैं।
तो नॉर्मली कहा जाता है कि लॉ जो है वो अमीर गरीब का मजाक उड़ाने के लिए बनाता है। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन हमें फिर भी वो लॉ पढ़ना पड़ेगा। हमारा सिलेबस है तो नफ़रतें अपनी हैं इससे, लेकिन जो है ना अब ये ऐसे ही है। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप एक मिनिस्टर को ये पावर दे देंगे तो वो तो तहस नहस कर देगा, अचानक से उठा के उनकी सारी कंपनियों को कह देगा हाँ जी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, उड़ा दो इसे। तो इस तरह के अक्सर सेक्शन मिलेंगे जहाँ पे उनके पास इख्तियार होगा, और कंपनी लॉ में फिर इतने नहीं है। आप टैक्स में देखिएगा कि टैक्स में मिनिस्टर दूर की बात है, उनके कमिश्नर्स के पास कितने इख्तियार आते हैं कि वो कभी भी किसी बंदे का ऑडिट ओपन कर लें, उसके खिलाफ इंक्वायरी कर लें, खुली हुई इंक्वायरी को बंद कर लें, ऑडिट जारी कर दें, कुछ भी हो जाओ। खैर अभी आप वहाँ पहुँचेंगे तो वो ये वहाँ का सवाल है, लेकिन इनका बिल्कुल कंसर्न सही है कि ये मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा पावर देती है। बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर भी याद करनी है डेफिनेशन। तो मैं आपके साथ हूँ, जज्बाती तौर पर मैं आपकी हिमायत करता हूँ, लेकिन वो एकेडमिक हिसाब से, निसाबी हिसाब से आपको हिमायत करनी होगी इस डेफिनेशन की। अभी हमने ना कल फर्स्ट सेकंड एक पढ़ा था शायद जी कि अगर कोई चीज़ मिसयूज हो रही है, अगर कोई चीज़ मिसयूज़ हो रही है तो उसको अदालत में जाके चैलेंज कर सकते हैं। तो आप कनाडा में तो नहीं पैदा हुए थे, ये जो है ना बहुत पॉजिटिव है। हम अदालत में चैलेंज कर सकते हैं इस चीज़ को। आपने जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दी थी कि वो आसिफ एंड को कंपनी, हाँ ऐसे ही है। अब एक मिनिस्टर ने उसे जो कॉर्पोरेशन था उसका खत्म कर दिया। अब एक बंदा जिसकी थी वो अदालत में चला गया, बस ब्रेक। याद है अदालत के बाद क्या करना है? याद करें, छोड़ के चले जाएं। मान लें कि अब आगे के इंसाफ का जंगल है और उसमें इंसाफ ही इंसाफ है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब लोगों को इससे दुख होगा वो अदालत में चले जाएंगे, और अदालत हमारे सिलेबस से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। और हम अदालत के बारे में बाय लॉ कैमरे पे भी बात नहीं कर सकते, पब्लिकली बात नहीं कर सकते। तो मैं एक ऐसी क्लास जो कि रिकॉर्ड होके डलनी है पब्लिकली, इवन आपके पोर्टल में भी डलनी है, मैं उस क्लास के अंदर खड़े होके जो मर्जी मेरे जज्बात हैं, लेकिन मैं उतना ही इजहार कर सकता हूँ जितने मेरे कानून ने मुझे इजाज़त दी है। तो कानून ने मुझे मना किया है कि मैंने अदालती निज़ाम जैसे मुकद्दस सेगमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करनी। बस ऐसे ही तो उन्होंने फिर कैमरा ऑफ करके कर ले, आप अपने जज्बात का इजहार तो करें। अब आदत इतनी पड़ गई है इजहार ना करने की, तो पंगा लेना क्यों है? सुकून से ज़िंदगी चल रही है, चलती रहे। अब तो सोशल मीडिया पे बंदे पकड़े जाते हैं, तो ये तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो है, और रिकॉर्डेड वीडियो के क्लिप तो कैसे वायरल होते हैं, जालिम चीज़ है। तो अदालत इंसाफ करेगी इंशाल्लाह। जी NCCI आपकी तरफ, NCCI जो है आपकी तरफ भी आ जाएगी। तो बिल्कुल सही है, भाई के जज्बात एहसासात को मैंने बिल्कुल बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। ये सही कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये गलत मुल्क में सही बात करना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो है ना वो ये ठीक है, इस चीज़ को चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन जब भी कोई लॉ किसी का इस्तेमाल कर रहा होगा तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। अगर अदालत को लगेगा कि वो लॉ गलत है, अगर अदालत को तमाम शवाहिद और तमाम प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन, समझ रहे हैं, तमाम इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई, मज़ीद जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगे उतना काम आसान हो जाएगा। मतलब ये इशारे थे कि जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा कागज़ होंगे, उन कागज़ों में आपने एविडेंसेस इकट्ठे किए होंगे, तो जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा ये कागज़ों का अंबार, उतना अदालत के लिए असेस करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसके क्लिप से इतना मसला नहीं होगा, ये डिपेंड करता है क्लिप काटने वाले के ऊपर। कंपनियों की 3 किस्में। कंपनियों की रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको 3 में से कोई एक किस्म चूज़ करनी पड़ती है कि ये हमारी कंपनी किस तरह से रजिस्टर हो रही है। हमने पहले दिन जिस कंपनी को पढ़ा था, जो आपके जहन में कंपनी का कॉन्सेप्ट था, जो इंट्रो टू बिजनेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, वो जो कंपनी है उसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जब आपसे पूछें अभी कंपनी की क्या लायबिलिटी होती है, आप कहते हैं सर उतनी होती है जितना उसका शेयर कैपिटल होता है। ये जुमले को थोड़ा और मैच्योर करते हैं, उतनी होती है जितना उसका पेड अप शेयर कैपिटल होता है।
पेड अप का क्या मतलब हुआ बोला? जितना लोगों ने पैसे दे दिए। अब डब्बे में 20 लाख आने थे, एक बंदे ने 2 लाख का उधार कर लिया, अब डब्बे में 18 लाख है, तो डब्बा लायबल है 18 लाख के लिए, तो ये 2 लाख के लिए कौन लायबल है? वो जिसने उधार किया था। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में आपने कहना है कि अगर फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं तो मेंबर जीरो अमाउंट के लिए लायबल है, लेकिन अगर कुछ पार्टली पेड अप शेयर्स हो, कुछ पैसे पूरे ना दिए हों, तो मेंबर बस उस हद तक लायबल है, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं है। डन? याद रहेगा, ये है वो कंपनी जो हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। आप कहेंगे मेमोरेंडम कहाँ से आ गया? मेमोरेंडम एक खास डॉक्यूमेंट होता है, जब कंपनी बनाते हैं तो आपका एक बेसिक डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपने बारे में डिटेल डालते हैं, उसका नाम है मेमोरेंडम। जी भाई। सर ये आपने बोला कि वो डब्बे में पैसे होते हैं, जी जी, जितना पेड अप कैपिटल है कंपनी का। सर अगर लोन इस तरह पड़ते आपको 18 लाख हम ले सकते हैं, ठीक है, अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट हो और बाद में कंपनी रिपोर्ट करती है तो इंटरेस्ट। जी, अब इन्होंने एक अहम सवाल रेज किया कि बैंक ने हमें लोन दिया हुआ, फर्स्ट करें 18 लाख का ही, और पेड अप कैपिटल भी हमारा 18 लाख है, तो वो जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट होगा वो तो बैंक फंस जाएगा। अब अगेन मैं वही बात करूंगा कि जब हम यहाँ कमरे में बैठ के इतने परेशान हैं, तो जिसने लोन देना होगा वो भी सोचेगा, वो क्या करेगा? वो लोन 15 से ऊपर नहीं देगा, वो अपना क्वेश्चन रखेगा। नहीं तो वो कहेगा मैं तुम्हारे पेड अप कैपिटल के करीब लोन दे रहा हूं, तो इंटरेस्ट का मसला बन जाएगा, मुझे एक आध एसेट गिरवी के तौर पे मेरे पास रखवा दो। तो कंपनी शायद 10-12 लाख का सोना उसके पास रखवा दे गिरवी के तौर पे, कि अगर हमने डिफॉल्ट किया तो पेड अप कैपिटल तो गया ही गया, ये सोना बेच के आप अपना नुकसान पूरा कर सकेंगे। तो चैप्टर 6 में जब हम जाएंगे तो वहां हम समझेंगे कि ये कितनी तरह की सिक्योरिटियां होती हैं जो आपको देनी पड़ती हैं अगर आप लोन ले रहे हो। तो वो पूरा चैप्टर ही इस बारे में है कि अगर कंपनी लोन लेगी तो लेंडर अपने आप को कैसे कैसे सिक्योर करेगा। तो इधर वापस आते हैं, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है बाय द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब है वो डॉक्यूमेंट जो कंपनी का शनाख्ती डॉक्यूमेंट है, जब कंपनी बनती है तो वो अपने कुछ रूल्स बताती है। चैप्टर 2 का नाम है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। चैप्टर 2 इस डॉक्यूमेंट को बहुत डिटेल से बताता है। तो कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी वहां तक महदूद है उनके डॉक्यूमेंट्स के तहत, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। उनके पास जितने जितने शेयर्स हैं उनमें से जितने अनपेड हैं, बस उनकी लायबिलिटी अनपेड अमाउंट तक है। इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी 20 लाख से शुरू हुई और सारे लोगों ने अपने पैसे उसमें डाल दिए, तो अब किसी भी मेंबर की लायबिलिटी जीरो है और कंपनी की लायबिलिटी 20 लाख है। ये दो अलग इंसान है ना, कंपनी का अलग इंसान है। कंपनी कहां तक पाबंद है? 20 लाख तक। इंसान कहां तक पाबंद है? जीरो। हाँ, लेकिन उस 20 लाख में से 2 लाख का उधार किया था किसी ने, तो कंपनी लायबल है अपने पेड अप कैपिटल तक, जो उस तक पहुंचा 18 लाख, और वो बंदा लायबल है। तो हम कहते हैं लायबिलिटी ऑफ मेंबर लिमिटेड होती है उस अमाउंट तक इफ एनी, अगर वो अनपेड हो। इसका मतलब अगर अनपेड अमाउंट नहीं है तो उस मेंबर की लायबिलिटी नहीं है। ये बात समझ आई? समटाइम कुछ लोग कहते हैं कि हम मिलजुल के एक कंपनी बनाएंगे, लेकिन हम शुरू में पैसे इकट्ठे नहीं करेंगे। 4-5 लोग हैं, वो अपना अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, फर्स्ट करें स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हम मिलके कंपनी बनाते हैं, लेकिन कंपनी वो बनाएंगे जिसमें पहले दिन हमें डब्बे में पैसे ना डालने पड़े। अच्छा, अगर डब्बे में 0 रुपीस पड़े हुए होंगे तो कौन इस कंपनी से डील करेगा? जो डील करेगा पूछेगा क्या तुम्हारा ही लायबिलिटी है, और ये कहेंगे 0, तो वो तो नहीं डील करेगा। तो उन्होंने एक ऑप्शन दे दी इसकी, उसने कहा वो जो 5 लोग हैं ना, गारंटी दे दें, कंपनी बनाएं, बेशक कैपिटल ना हो, कंपनी बनाएं और कह दें कि अगर कंपनी पे नुकसान आ गया तो हम 5 लोग फर्ज करें 5-5 लाख रुपए देने के पाबंद है। इसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसी कंपनी की लायबिलिटी सिर्फ अपने एसेट्स की हद तक होती है, और मेंबर्स की लायबिलिटी जितनी उन्होंने गारंटी अमाउंट दी है। पर्सनली लायबल होते हैं, लेकिन उस पर एक कैप लगी हुई होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अमाउंट आपने लिखी है आप वहाँ तक लायबल होंगे। फिर एक कीमती सवाल आएगा, अगर एक कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं तो चल कैसे रही है? चलें, मैं एक इदारे की एग्जांपल देता हूँ जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है लेकिन बहुत तूफानी चल रहा है, आई कैप।
आई कैप का तो कोई शेयर कैपिटल नहीं है, तो कैसे चल रहा है आई कैप? सब्सक्रिप्शंस लेके, मेंबर से फीस लेके, बच्चों से फीस लेके, एग्जामिनेशन की फ़ी लेके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक इदारे का कैपिटल होगा तो वो चलेगा। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कह रहा हूँ, ये जो इस तरह के लोग मिलके जब काम करेंगे ना, जैसे मैंने कहा 5 स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स हैं, उन्होंने मिलके कंपनी शुरू की, तो वो क्या करेंगे, एक सब्सक्रिप्शन तय कर लेंगे कि हम लोग सालाना इतने पैसे कंपनी को देंगे। जैसे ये स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, इनकी सालाना मेंबरशिप फीस होती है। ज़्यादातर स्पोर्ट्स क्लब कंपनियां होते हैं, और कंपनी बनाए तो शेयर कैपिटल वाली कंपनी कैसे बनाए, लोग क्यों शेयर कैपिटल की मद में पैसे देंगे? तो ये जो कंपनी बनाते हैं, ये बनाते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। वो सारे लोगों को छत मिल जाती है कंपनी की, और वो लिमिटेड लायबिलिटी में आ जाते हैं। तो अगर बहुत सारे लोग मिलजुल के काम करना चाहें तो एक अच्छा तरीका है कि वो कंपनी बना लें लिमिटेड बाय गारंटी। ये ऐसे ही है जैसे लाहौर में कंप्यूटर्स की एक मशहूर मार्केट है हफीज़ सेंटर, वहाँ पे फ़र्ज़ करें 100 दुकानदार हैं, उनमें से हर बंदा एक इंडिविजुअल दुकानदार है अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला। अगर उन सबको टेंशन है कि हम अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड हो जाएं, और सारे आपस में पार्टनरशिप भी नहीं करना चाह रहे, तो वो इकट्ठे होंगे और एक कंपनी बना लेंगे, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और कह देंगे कि हम में से कभी भी ये इस कंपनी पे बुरा वक्त आया तो हम लोग 2-2 लाख रुपए तक फ़र्ज़ करें देने के पाबंद है। तो अगर 100 बंदे 2-2 लाख रुपए देने के पाबंद हैं, तो ओवरऑल गारंटी कितनी हो गई? 2 करोड़। अब अगर इस कंपनी ने किसी से डील करना है तो उन्हें पता है कि इस कंपनी के पीछे उतने लोग हैं जो 2 करोड़ रुपए तक मुझे पैसे दे सकते हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, बहुत सारे अलग अलग लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और इन सबके ऊपर कॉमन छत आ जाती है कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी की। ये बात समझ आई? तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के बारे में थोड़ा सा हम मिस्टर किताब से पूछते हैं। लायबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड टू द अमाउंट मेंबर गारंटी टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट दैट द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, बंद हो जाए, खत्म हो जाए, वाइंड अप हो जाए। तो लिक्विडेशन का मतलब, ऑफिशियल मतलब होता है कंपनी का इख्तिताम। तो अगर एक कंपनी बंद हो रही हो तो मेंबर्स उस अमाउंट तक लायबल होंगे जो गारंटी। नॉर्मली ये शेयर कैपिटल वाली नहीं होती, लेकिन द कंपनी मे और मे नॉट हैव, शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर शेयर कैपिटल भी हुआ तो अब क्या लायबिलिटी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अब मेंबर कहां तक लायबल होगा? वो जो गारंटी अमाउंट दी है वो भी, प्लस वो शेयर कैपिटल जो अनपेड है। कंपनी लायबल हो जाएगी अपने एसेट्स वगैरह के लिए, और जो मेंबर्स हैं वो लायबल होंगे अपनी गारंटी अमाउंट प्लस अनपेड शेयर। If company has share capital, liability shall also include amount unpaid on shares, if any. तो more than 95% कंपनियां ये होती हैं जो कॉमनली हम सबको समझ आती हैं, बट लॉ ने एक स्पेशल तरह की कंपनी बताई हुई है जिसका नाम है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होके उन सब के ऊपर कंपनी की शील्ड ले आए, और हर बंदा आज पैसे ना दे लेकिन एक वादा कर ले, राइटिंग में साइन कर ले कि अगर बुरा वक्त आया तो उस वक्त मैं इतने पैसे दे दूंगा। तो ये होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ज़्यादातर ये स्पोर्ट्स क्लब्स और इस तरह के लोग जो अलग अलग होते हैं और मिलजुल के एक सेटअप में काम कर रहे होते हैं, वो इस तरह की कंपनी के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। कोई कंफ्यूजन इस कंपनी को लेके? जी जैसे आपने फीस सेंटर की बात की है, जी जी कंपनी के शेड में आएंगे, जी जी गारंटी दे देंगे, तो सर वो काम तो अपना कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, वो अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो फिर क्या होगा, हफीज सेंटर नामी कंपनी को भी अपना काम करना होगा। अब हफीज सेंटर क्या करेगा? अपनी पार्किंग किराए पे दे देगा, कुछ लोगों को कैंटीन दे देगा। हफीज सेंटर दुकानदारों से सर्विस चार्जेस ले रहा होगा, उन दुकानों की सफाई और मेंटेनेंस के, या उनको मुख्तलिफ तरह की बिजली की फरहमी। तो वो क्या होगा कि वो उन सबका एक कंबाइंड सेटअप बन जाएगा, और उसका अपना एक काम धंधा होगा कि उसने उस सेंटर को मैनेज करके वहां से कमाना है। तो उस वाले में ये सब हिस्सेदार होंगे, उसके भी हिस्से लेंगे और अपना अपना काम तो कर रहे होंगे। लेकिन होगा क्या, ये सब लोग कवर हो जाएंगे कि हाँ भाई हफीज सेंटर ये तो गारंटी लिमिटेड कंपनी है। तो अगेन जब भी कोई बुरा वक्त आ रहा होगा तो वो अपनी कंपनी वाली हैसियत में आ जाएंगे। याद है कल बात की थी वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो इन सारे लोगों ने अपने ऊपर नकाब चढ़ा लिया कंपनी का और अपने आप को बचा लिया उस अनलिमिटेड लायबिलिटी से।
तो अक्सर लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी से बचने के लिए इस किस्म का कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेते हैं। तो सर इस तरह से तो उन्हें डबल टैक्स पे करना पड़ेगा। इस तरह से उन्हें डबल टैक्स पे करना पड़ेगा, यस ठीक है, वो डबल टैक्स देने के लिए तैयार होंगी अगर उनको उनकी लायबिलिटी लिमिट हो जाती है। ये बड़ा खौफ है ना, अचानक से आपको 30, 40, 50 लाख का नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर लायबिलिटी लिमिटेड होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कितना होगा, 2 लाख का, जो मतलब मैंने एग्जांपल दी है। तो लोग लिमिटेड लायबिलिटी के चक्कर में कंपनी की तरफ आते हैं। कंपनी की तरफ आने के फ़ायदे तो हैं लेकिन नुकसान भी हैं। आप टैक्स वालों को भी ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं, आपका टैक्स का रेट भी बढ़ जाता है, आपको 2 दफ़ा भी टैक्स देना पड़ रहा होता है, आपको रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन इन सब के अगेंस्ट 2 बड़े फ़ायदे मिल रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी मिल जाती है आपको, और दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर आप अलग हो जाते हैं और काम अलग हो जाता है। फिर आपकी ज़ाती ज़िंदगी मुतासर नहीं होती आपके कारोबारी नुकसानात से। तो वही वाली बात है कि जैसे जैसे आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए आगे जाते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको समझ आएगा कि क्यों हमें कंपनी बना के बिजनेस करना चाहिए। जी, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी? गारंटी लिमिटेड समझ आ गया, लिमिटेड बाय शेयर समझ आ गया। लो जी, हम 2-3 दिन से जिस चीज़ के हक में नारे लगा रहे थे, लिमिटेड लायबिलिटी, उस पर कांटा लगाने का टाइम आ गया। एक तीसरी तरह की कंपनी होती है अनलिमिटेड कंपनी। लॉ ने ये ऑप्शन दिया है कि अगर एक कंपनी सब कुछ करना चाहती है लेकिन वो चाहती है कि वो अनलिमिटेड बन जाए तो वो अनलिमिटेड बन जाएगी। क्यों चाहेगा कोई? किसी को ये ख्वाहिश तो नहीं होगी अनलिमिटेड कंपनी, तो ये कंपनी कोई बनाता ही नहीं। तो फिर लॉ क्या करता है, उसने ये सेक्शन तो बीच में डाल दिया। अब लॉ को जहां लगता है कि ये कंपनी बड़े खतरनाक सेगमेंट में डील कर रही है, वो कह देते हैं तुम्हारी लायबिलिटी अनलिमिटेड। ये मजबूरन लोगों को गिफ्ट देती है गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कहती है इस सेक्टर में जिसने बिजनेस करना है ना, उसे अनलिमिटेड लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, ये जो बिजली प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, अगर अब ये तो ज़्यादातर गवर्नमेंट के सेटअप हैं, डिस्कोज हैं, लेस्को, फेस्को, मैपको, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहलाती हैं। कैपको पावर सप्लाई करती है और उससे ये डिस्कोज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज खरीदती हैं और उसके बाद ये अलग अलग एरिया को अलग अलग कंपनी मैनेज कर रही है। ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कनेक्टेड सेटअप है। लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी, कल को निषाद ग्रुप वाले कहते हैं कि हम एक कंपनी बिजली प्रोवाइड करने वाली बनाएंगे, तो गवर्नमेंट कहेगी कि फिर आपको अनलिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना पड़ेगा। क्यों? बिजली प्रोवाइड करने वाली कंपनी की एक छोटी सी गफलत से अगर वो वोल्टेज जो कि वो 440 वाला वोल्टेज या 4400 वाला वोल्टेज जो कि मेन उसमें आ रहा होता है ट्रांसफार्मर में, अगर इनकी किसी गलती की वजह से वो घरों तक पहुंच गया तो तकरीबन सारी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस उड़ जाएंगी, अक्सर जगह आग लग जाएगी, दीवारों के अंदर तारें वो सारी जल जाएंगी और बहुत मैस लेवल का डैमेज हो सकता है जिसको मैयर करना भी आसान नहीं है। तो अगर इनकी लिमिटेड लायबिलिटी 40-50 लाख हुई तो इन्हें टेंशन ही कोई नहीं है, खुल के खेल जाएंगे, कोई भी गड़बड़ हो जाएगी, ज़्यादा कहेंगे हम बहुत शर्मिंदा है, कंपनी बंद कर रहे हैं, लो पढ़ो 50 लाख। तो जब किसी को डराना हो, कोई ऐसे सेक्टर में जा रहा हो जहां उसे कहना हो कि नहीं भाई यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी वाला मजाक नहीं है, तो गवर्नमेंट वहां मजबूर कर देती है कि आपने अनलिमिटेड कंपनी बनानी है। आज की डेट में मुश्किल से 2-3 आपको नाम नजर आएंगे, जैसे गोल्ड माइन इंटरनेशनल है, ये नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। एक बंदा 4 को चीज़ें बेचेगा, वो 4 आगे तरह को बेचेंगे, वो आगे। गवर्नमेंट को लगा कि इस तरह का सेटअप है जिसमें ये एक बड़ा घपला कर सकते हैं और बाद में कहेंगे लिमिटेड लायबिलिटी थी, पैसे देंगे और बंद हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती उनको कह दिया कि आपने अनलिमिटेड कंपनी बन जाना है। मेरे पास एक और सेक्टर भी है एग्जाम्पल देने को, सोना एक्सट्रैक्ट करना। बलूचिस्तान में एक कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट मिले कि तुमने यहाँ से सोना निकालना है, उस कंपनी ने एक छोटी सी भी गड़बड़ या ट्रांजैक्शन या बेईमानी कर दी तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, अगर एक ट्रक सोने का वो आगे पीछे कर दें, सिर्फ एक ट्रक जिसमें खाम सोना भरा हुआ हो, अब ट्रक में सोना कितना आता है उसके लिए थोड़ा सा उसको कुछ मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा। ये हमें पता है कि कुछ ट्रक ऐसे होते हैं जिसमें 10,000 ईंटें आ जाती हैं, कुछ में 5,000 ईंटें आ जाती हैं, कुछ बहुत बड़े लेवल के उसमें 15-20 हज़ार तक भी ईंटें आ जाती हैं। मान लेते हैं कि एक ट्रक में 10,000 ईंटें आती हैं। अब अगेन खाम सोने को मैयर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो उसको कुछ टेंजेबल शक्ल बना लेते हैं। फर्स्ट करें 10,000 ईंटें हों सोने की, बड़ी वाली। अच्छा, सोने की ईंट तो छोटी होती है, आपने देखा होगा, बड़ी क्यूट सी वो ऐसे बार सी बनी हुई होती है। तो एक
मोटी ईंट में 4 सोने वाली ईंटें आ सकती हैं। इसका मतलब है कि ट्रक में 40,000 सोने की ईंटें आ सकती हैं। कैलकुलेट करना आसान होगा। ये ईंट है ना, ये 1 किलो की होती है। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। और ये जो मार्केट में रेड कोट होता है वो 10 ग्राम का या तोले का होता है। तोला 11 पॉइंट समथिंग ग्राम होता है। 10 ग्राम सोना क्या वैल्यू है इस वक्त? 4 लाख पे तोला, तो 10 ग्राम 3.5 लाख के आसपास। तो 3.5 लाख का अगर 10 ग्राम सोना है तो 1 किलोग्राम सोना कितने का होगा? किससे मल्टीप्लाई करें इसे? 100 से मल्टीप्लाई करें ना, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं और 10 ग्राम का सोने का रेट है 3.5 लाख। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जब 3.5 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 करोड़। बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहा मैं। फिर उसके बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक ईंट पता लगे। तो एक ईंट कितने की है? 3.5 करोड़ को 4 से मल्टीप्लाई करें, 14 करोड़। यहाँ तक मेंटल मैथ बहुत अच्छी जा रही है। आगे शायद अब आपको कैलकुलेटर्स यूज़ करने पड़े। 14 करोड़ को 40,000 से मल्टीप्लाई करना है। नहीं सॉरी 40 नहीं, चूँकि हमने 4 से तो मल्टीप्लाई कर दिया था ना ऑलरेडी। 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो गेम आसान हो गई। 14 करोड़ 10,000 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग एक ही जवाब दें। अगर आपकी अरब खरब आपस में मिक्स हो गए ना तो दिल टूट जाएगा। हाँ जी, 14 करोड़ को 10,000 से मल्टीप्लाई करके मुझे जवाब बता दीजिए, मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता जाता हूँ। देखते हैं कोई तो करीब पहुंचा होगा। हाँ जी, 1.4 मिलियन बिलियन। एक भाई ने कहा 1.4 बिलियन। हाँ जी, और कोई? उर्दू इंग्लिश किसी भी जबान में, उर्दू गिनती में अंग्रेजी गिनती में। हाँ जी, 14 खरब लें जी, हमारे पास 14 खरब। एक जवाब आ गया। और एक भाई ने कहा 1.4 ट्रिलियन। एक भाई ने कहा 140 मिलियन। $1400 मिलियन। एक भाई ने कहा 1400 मिलियन, जिसको मैं मैच करूंगा इस वाले से, क्योंकि ये 1400 अगर मिलियन है तो ये 1.4 बिलियन बन जाता होगा। तो अभी तक भी हमारे पास 4 मुनफरिद तरह के जवाब आए हुए हैं जी। 1.4 ट्रिलियन के ऊपर एक और वोट आ गया। मामला हसास होता जा रहा है। इंग्लिश निज़ाम में मिलियन बिलियन पढ़ते पढ़ते उर्दू से भी गए और इंग्लिश से भी गए। भाई आप लोगों ने जाके ऑडिट करने हैं, आप लोगों ने जाके कंपनियों के अकाउंट्स बनाने हैं। वो कहेंगे 27.3 मिलियन की एंट्री डाल दें, तो आप हिसाब लगाएंगे कि ज़ीरो कितने, करोड़ कितना है, अरब कितना है। तो अकाउंटेंट्स को तो ये बातें ऐसे टफ क्यों होनी चाहिए? मिलियन बिलियन के हिसाब, आपके जवाबों में इतना इतना वेरिएंस है। इस और इस जवाब में 1000 गुना का फ़र्क है, 1000 टाइम्स का फ़र्क है, 10-20 का फ़र्क नहीं है। हाँ जी, एक भाई ने कहा 100 गुना का फ़र्क है। बिलियन और ट्रिलियन में 1000 गुना का फ़र्क होता है। दुनिया बदल गई है। असल में प्रॉब्लम पता है क्या? उर्दू सिस्टम 2-2 हिस्सों पे चल रहा होता है। इंग्लिश सिस्टम 1 खरब 1 खरब 40 अरब, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं यही 1 खरब। ओ ले जी, 1 खरब 40 अरब, 1400 बिलियन। 1400 बिलियन लिखा हुआ कहीं यहाँ? 1.4 ट्रिलियन इज 1400 बिलियन। तो ये काट देते हैं, ये काट देते हैं। अभी भी हमारे पास 5 तरह के जवाब मौजूद हैं।
असल में प्रॉब्लम ये है कि लाख को 100 से मल्टीप्लाई करें तो करोड़ आता है, लेकिन मिलियन को 100 से मल्टीप्लाई करके बिलियन नहीं आता। मिलियन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बिलियन आएगा। इंग्लिश सिस्टम 3-3 जीरो पे चल रहा होता है। लेक्चर को ब्रेक लगाते हैं। मैं मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ज़रूरी हो गया इस वक्त। जो है ना, आप फम में जाएंगे, वहाँ आप गलती करेंगे, वो कहेंगे किससे पढ़ के आए हो, कहेंगे आब्दी साहब से पढ़ के आए हैं। इदारे को बदनाम करेंगे, SBI को बदनाम करेंगे। ये बस आपने जहन में रख लेना है कि क्या जवाब आए थे। मैं ज़रा आपको सिस्टम बता दूं किस तरह से होता है। इंग्लिश और उर्दू सिस्टम किस तरह से काम करता है। फर्ज करें लिखा हुआ हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3। फर्ज करें इंग्लिश सिस्टम 3-3 डिजिट्स के बाद कॉमे लगाता है। ये कहलाती है हंड्रेड्स की कहानी, ये कहलाती है थाउजेंड्स की कहानी, ये है मिलियंस, ये है बिलियन और ये है ट्रिलियन। तो मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा कि ये 1 ट्रिलियन 234 बिलियन 567 मिलियन 890,123। तो हम अगर यहां तक पढ़ना हो ना, इधर तक, तो मैं इसको 8,90,000 इंग्लिश निज़ाम में नहीं पढ़ूंगा, मैं इसको 890,000 पढ़ूंगा। 890,000 तो 4 लाख को इंग्लिश में पढ़ा जाता है 400,000। समझ रहे हैं? इंग्लिश निज़ाम 3-3 के बाद चल रहा है। उर्दू निज़ाम में पहला 3 के बाद, उसके बाद 2-2 के बाद, यानी पहला कॉमा, इसको चले मैं ऊपर वो कर लेता हूं। ये है, शायद कभी सुनाओ, इकाई, दिहाई, सैकड़ा। पहला वाला इकाई है, दूसरा दिहाई है और तीसरा सैकड़ा है। तो फिलहाल यहां तक तो दोनों सेम है। मैं इसको 123 बोलूंगा उर्दू में और इंग्लिश में 123 बोलूंगा। इससे आगे हजार होगा 90,123। हजार से ऊपर होगा लाख, 78,90,123। लाख से ऊपर होगा करोड़, 56 करोड़ 78,90,100। करोड़ से ऊपर होगा अरब, यानी हर 100 लाख मिलके करोड़ बनेंगे, हर 100 करोड़ मिलके अरब बनेगा, और हर 100 अरब मिलके खरब बनेंगे। तो 12 खरब 34 अरब 56 करोड़ 78,90,123। इस तरह से होता है। तो जब भी एक बड़ा नंबर आपके पास आए, तो आपने अगर इंग्लिश सिस्टम में देखना है, तो आपने राइट से लेफ्ट की तरफ 3-3 डिजिट्स के बाद कॉमे डालने शुरू कर देने हैं, फिर उसे पढ़ने की कोशिश करनी है। बात कुछ समझ आई? इसमें कुछ कॉमन देखे ना, सैकड़ा सैकड़े से मैच करता है, लेकिन जो इनके थाउजेंड्स हैं वो 3 डिजिट तक जाते हैं, और जो हमारे हजार हैं वो 2 डिजिट तक जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1,100,000 के बराबर है। लाख और 100,000 बराबर होंगे। तो फिर करोड़, जरा गौर से देखें, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने? हाँ जी, तो 10 मिलियन और करोड़ बराबर हो गए। अच्छा, बिलियन और अरब सेम है। चलो, कहीं तो जिंदगी आसान हुई। 1 बिलियन और 1 अरब सेम है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है। 100,000 1 लाख के बराबर है। 10 अरब 10 अरब किसके बराबर होंगे? 10 अरब 10 बिलियन के बराबर होंगे। तो फिर 1 ट्रिलियन के बराबर क्या होगा?
1000 अरब, लेकिन जब अरब 100 होंगे तो वो खरब बन जाएंगे, तो शायद 10 खरब 1 ट्रिलियन के बराबर हो जाएंगे। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं 2 बड़े से नंबर लिखूं और होमवर्क दे दूं कि आपने इसको उर्दू इंग्लिश में लिख के लेके आना है। सर आपने तो हमारी पहले वाली भी आगे पीछे कर दी है। उन्होंने कहा लो पहले वाली कॉन्सेप्ट भी आगे पीछे करती है। भाईजान पहले आप छोटी क्लासों में थे, वहाँ 1000 लाख की बातें होती थी, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, अब गेम बहुत आगे चली गई है। अभी तो हमने सोना कैलकुलेट करना है, जो आप लोगों ने इतने 4-5 जवाब दे दिए थे। सोने को लिखते हैं जरा। हमने किसको किससे मल्टीप्लाई करना था? 40,000 को नहीं 10,000 को 10,000 को 14 करोड़ से मल्टीप्लाई करना था। अब 14 करोड़ लिखना पड़ेगा। ये 14 करोड़ वाली जगह पे आ गया, लाख वाली जगह खाली है, ठीक है। 14 करोड़ लिखना है, 14, तो ये अब करोड़ वाले खाने में ये आ गया, तो फिर लाख वाला खाना खाली होगा 2 डिजिट, फिर 1000 वाला। अब आप कहें सर ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अच्छा, फिर 14 करोड़ को इंग्लिश में मैयर कर लेते हैं। तो 1 मिलियन और करोड़ का आपस में क्या रिश्ता था? 10 मिलियन मिलके 1 करोड़ बनता था, तो 14 करोड़ 140। चलो जिंदगी आसान हुई, इसी की कौमी सीधे कर लेते हैं। तो इसका मतलब 14 करोड़ 140 मिलियन है। 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 14 आ गया, 4 से फिर ये रहे, और 2, 2 और 3, 7 ये हो गए। अब मुझे पता है जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको कैलकुलेटर 10 की पावर में जवाब दे दिया, जिसके बाद आप फिर दोबारा से मायूस हो गए, उसकी स्क्रीन बेचारे की छोटी थी। तो अब 4 और 7 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। उर्दू सिस्टम में समझें, ये सैकड़ा है, 1000, लाख, करोड़, अरब, 14 खरब। था कोई जवाब? 14 खरब। सर 1 खरब और 40 अरब। इन्होंने कहा था 1 खरब 40 अरब, विच इज इक्वल टू 14 खरब। पक्की बात है? नो सर। चलें इंग्लिश सिस्टम में लिखें। इंग्लिश में क्या करें? ये 100 है, ये 1000, सॉरी ये थाउजेंड्स है, ये मिलियन है, ये बिलियन है, और ये भाई 1.4 ट्रिलियन। तो अगेन कहीं पे भी जो भी डिजिट नजर आए, आपने राइट से लेफ्ट जाते हुए 3 के बाद कॉमा लगा देना है। अगर उर्दू में पढ़ना है तो फिर 2-2 के सेट बनाते जाएं, और इंग्लिश में पढ़ना है तो 3-3 के सेट बनाते जाएं। याद रहेगा? अब उर्दू में मुझे बताएं कि कितना सोना चोरी हुआ है? 14 खरब का, या इसको ज्यादा बढ़ा के बोलना हो तो 1400 खरब का, या इसे ज्यादा बढ़ा के बोलना हो तो 1,40,000 करोड़ का सोना। जिसकी गिनती जहां खत्म हो जाएगी ना, वो उसके बाद आगे सारों का मल्टीप्लायर उस लैंग्वेज में बोलेगा। हिंदी गिनती करोड़ तक जाती है। तो आपको इंडियन मूवीज वगैरह में जो कैलकुलेशन मिलती है 5,000 करोड़, 13,000 करोड़, 25,000 करोड़, चूंकि वो करोड़ पे खत्म हो जाते हैं। हमारे करप्शन थोड़ी ज़्यादा है, तो हम अरब पे भी जाते हैं, हम खरब पे भी जाते हैं, कुछ आगे और भी हैं, नीलम और वो इस तरह से करके भी अलग अलग वो बनाए हुए हैं, लेकिन तब तक बात नहीं जाती, हम वैसे ही बैंकरप्ट हो जाते हैं। इसी तरह से वो फिर इंग्लिश सिस्टम में भी ट्रिलियन, फिर क्वाड्रिलियन, जिलियन, इस तरह से उधर भी गिनती चल रही होती है। तो आई होप कि ये वाली गिनती आपको समझ आ रही है। तो सोचें, वो कंपनी जो 1400 अरब का सोना एक ट्रक में ही चोरी कर सकती हो, उसको कितना पेड अप कैपिटल वो बोलेंगे कि इतने लेवल की तुम कंपनी बनाओ। सर आप लिमिट ही आउट हो गई ना। जब उसको कंपनी उसने बनानी होगी तो गवर्नमेंट उसे क्या कहे कि तुम्हारा पेड अप कैपिटल क्या हो? 50 करोड़, 100 करोड़, 50 अरब, 100 अरब, 200 अरब, 500 अरब, 1700 अरब।
तो तंग आके वो कहेंगे तुम लोगों की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो वो कंपनी मजबूरन फिर अनलिमिटेड कंपनी रजिस्टर होगी, जिससे गवर्नमेंट डर गई होगी कि इन्होंने लूट मचा दी ना, तो फिर इनके सिफर जो है ना वो इतने सारे FCA से, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो है ना वो कैलकुलेट नहीं होंगे। सर जी आपने क्वेश्चन में तो 14 करोड़ मल्टीप्लाई 10,000, तो यहाँ आपने कितना कर दिया? नहीं, मैंने 14 करोड़ को ही 10,000 से मल्टीप्लाई किया, मुझे लग रहा है 14 करोड़ को ही किया था। सर तो 1 खरब 40 अरब आना चाहिए, ये आपने कितना निकाला? 14 खरब निकाल दिया। क्या करूं, आप एक दफ़ा दोबारा कैलकुलेशन कीजिएगा घर जाके, हो सकता है वो गलती लगी हो। सर मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मैंने चैट जीपीटी से पूछा है, वो धोखा दे दिया उसने। मतलब उसका दिमाग घूम गया। एक काम करें, चैट जीपीटी को एक दफ़ा कहें कि रीथिंक, रीअसेस करो और फिर मुझे बताओ, तो वो कहेगा सॉरी मैंने ध्यान नहीं किया था, ये है रिवाइज जवाब। ये वाकई ऐसा है, वो इतने कॉन्फिडेंस से गप मार देता है, फिर उसे बताना पड़ता है भाईजान दोबारा सोच लो, तो फिर वो एक दफ़ा देखते हो नहीं ये थोड़ा सा जीरो आगे पीछे हो गए थे, तो एक दफ़ा आपने उसे दोबारा ये पूरी समस्या बतानी है और उसे कहना है कि मुझे सही वाला जवाब चाहिए। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अब आपको कागज़ पे तो समझ आ गया कि आपने क्या पढ़ना है, ये एक सफ़ाई मेरे ख्याल में आपने पढ़ना है, जो नीचे वाला पोर्शन है, बस ये पढ़ के आप आए, और फॉरेन कंपनी भी बीच में मिल गई डब्बे में, ठीक है, बस नीचे तक आपने पढ़ना है। कल